हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आरटीपी सितंबर 2025 का जो लास्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 10 वो देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से हर एक पॉइंट को पढ़ना है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, पर कैसे पढ़ाऊंगा ये मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है, कितना कितना इम्पैक्ट आने वाला है, ये साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊंगा। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लूँ फिर आपको बताऊं तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो बने नहीं रहेगा। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को पहले पढ़ूंगा, फिर उसका इम्प्लीकेशन बताऊंगा और कितने अमाउंट का कहाँ पे इम्प्लीकेशन आएगा ये भी आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। तो जब तक मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट रीड करूंगा तब तक इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर शोभित, a resident individual age 54 years engaged in the manufacture of spare part of car। मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है कार के पार्ट का। He follows the mercantile system of accounting and regularly files his return of income। The profit and loss account for the year ended 31/3/25 shows a net profit of 57,25,000 आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। यानी नीचे जो पॉइंट दिए हैं उसका इम्प्लीकेशन लेने के बाद जो है 57,25,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो हम पीजीबीपी पहले कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमको जो भी डिटेल मिली है वो हमको पीजीबीपी के हिसाब से मिली है। तो सबसे पहले हम आते हैं पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। 57,25,000 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको कुछ अभी तक समझाया नहीं है, जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर शोभित परचेज प्लांट एंड मशीन फॉर 55 लाख फॉर विच ही टूक अ लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक। अब इसने क्या किया, एक प्लांट एंड मशीन खरीदा और शेड्यूल बैंक से लोन लिया। बहुत अच्छी बात है। डेट ऑफ लोन 1/5/24, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। 1 मई 2024 को जो है इसने लोन लिया। एसेट वाज एक्वायर्ड ऑन 1/7/24। लोन 1 मई को लिया पर एसेट 1 जुलाई को लिया। ठीक है, एंड पुट टू यूज ऑन 1 सितंबर 2024। अच्छा, 3 डेट है। लोन लिया 1 मई को, एसेट लिया 1 जुलाई को, और जो एसेट को पुट टू यूज किया वो 1 सितंबर को किया। द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितना भी इंटरेस्ट था उसके लोन का उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। सबसे पहले दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी भी प्लांट एंड मशीन के लिए लोन लेते हैं तो जिस डेट से लोन लेते हैं उस डेट से लेकर जिस दिन पुट टू यूज करते हैं उस दिन तक पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता है, उसको प्रॉफिट लॉस में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 1/5/2024 को लोन लिया और 1/9/2024 को पुट टू यूज किया एसेट को। तो इसके बीच में 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना और 8वां महीना। ठीक है, 9वां महीना मैं नहीं लूंगा क्योंकि 9वें महीने की पहली तारीख दी हुई है। तो 4 महीने जो है उसका इंटरेस्ट हमको प्रॉफिट लॉस में नहीं डालना था, उसको उसके कॉस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ किया जाएगा, क्योंकि इसने तो पूरा माइनस कर रखा है। पर 55 लाख का 11% 4 महीने का आएगा 2,01,667, जिसको मैं वापस से एड बैक करूंगा, डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ क्यों करूंगा मैं, क्योंकि डिसअलाउ अगर मैं नहीं करूंगा तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, पर मेरे को पूरा नहीं डालना है। जो कैपिटलाइज होगा 2,01,667 उसको मैं वापस से प्रॉफिट लॉस में एड बैक करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2,01,667 को प्रॉफिट लॉस में एड बैक कर दिया। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा आइए देख लेते हैं। 55 लाख का एसेट है,
तो देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीन 55 लाख का एसेट प्लस जो अमाउंट हमने डिसअलाउ किया प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट का, वो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। तो उसको हमने ऐड कर दिया 201,667। तो एसेट का कॉस्ट हो गया 57,01,667। ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 15% का डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा 855,250। दूसरी बात, प्लांट एंड मशीन है, नया है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलने वाला है। तो 57,01,667 का 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया 11,40,333 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 19,95,583 रुपये, जो हमारा प्रॉफिट लॉस में एज अ डेप्रिसिएशन माइनस होने वाला है। ठीक है। आई होप आपको ये प्लांट एंड मशीन का पॉइंट कंप्लीट क्लियर हो गया हो। दो चीजें करनी है। पहला, प्रॉफिट लॉस में 2,01,667 रुपए को एड बैक करना है। क्यों एड बैक करना है? क्योंकि उसने इंटरेस्ट पूरा माइनस कर रखा था। जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है वो माइनस नहीं होता, तो हमने इसको एड बैक कर दिया। दूसरी बात, जो इसका डेप्रिसिएशन था वो हमने कैलकुलेट करके अभी रखा है, बाद में उसको हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। 1 अप्रैल 2024 प्रोडक्शन मैनेजर वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ सोबित टुक वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। मिस्टर सोबित पेड हिम 8 लाख रुपीज एज कंपनसेशन फॉर हिज सर्विस अंडर द वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। 8 लाख रुपए का वीआरएस पेमेंट किया है मिस्टर सोबित ने। पर दोस्तों, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से वीआरएस पेमेंट जब आप करते हो तब आपको खाली 1/5 अलाउ होता है, और बाकी हर साल आपको 1/5 5 साल तक अलाउ होता है। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए है तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 आपको 20 हजार 5 साल में इक्वली डिडक्ट करने मिलेगा प्रॉफिट लॉस से। तो यहाँ पर 8 लाख है, तो इसने क्या किया, 8 लाख पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में माइनस कर दिया होगा वीआरएस पे किया तो, पर नहीं, इसको खाली 1/5 माइनस करना था। तो जो बाकी का 4/5 है उसको मैं एड बैक कर देता हूँ, क्योंकि वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो डिसअलाउ कितना होगा, 8 लाख का 4/5 6,40,000। जो ये 6,40,000 है ना, ये इस साल तो एड बैक हो गया प्रॉफिट में, अगले साल जो है ये और 4 साल तक इसको जो है माइनस करने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी नहीं मिलेगा, टोटल 5 साल मिलता है। 5 साल में से इस साल 1/5, अगले साल 1/5, ऐसा करके 5 साल तक 1/5 मिलता है। तो इस साल पूरा 8 लाख माइनस कर दिया, हम वापस से 6,40,000 को एड बैक करने वाले हैं, जो कि मैंने एड बैक कर दिया। ठीक है। आई होप आपको ये वीआरएस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सोबित परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम मेसर्स कमल एंड सन अ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड हितेश एंड सन मीडियम एंटरप्राइज 51,000 75,000 का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। 15/3/25 को खरीदा। एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट विद देम बोथ द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 10 अप्रैल 2025। यानी कि 10 अप्रैल 2025 तक इसको पेमेंट कर देना चाहिए था। अब सोबित ने पेमेंट कब किया, कमल एंड सन को 9/4 को कर दिया, यानी 10/4 के पहले कर दिया, और हितेश एंड सन को 15 नवंबर 2025 को किया, यानी कि लेट किया। अब आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इनकम टैक्स बोलता है कि आपको 45 डेज के अंदर में पेमेंट कर देना है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो जो एंटरप्राइज रहती है उसको आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है। अब 45 डेज में पहले वाला तो कर दिया, कमल एंड सन्स का 51,000 जो था वो तो 9/4/25 को पेमेंट कर दिया, वो तो अलाउ हो जाएगा, वो माइनस कर भी दिया है, हमको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात हितेश एंड सन की, तो हितेश एंड सन को ये पेमेंट लेट किया, 15/11/25 को किया, जबकि इसको 45 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये लिखा है मीडियम एंटरप्राइज, और ये जो मैं लॉ आपको बता रहा हूँ ना, ये मीडियम एंटरप्राइज पर नहीं लगता। 45 डेज वाला लॉ खाली माइक्रो स्मॉल में लगता है, मीडियम में नहीं लगता है।
तो यहाँ पर ये लॉ लगेगा नहीं और हितेश एंड सन का भी जो है पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर में कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को नील कर दिया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 4, he contributed 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD, which is debited to the profit and loss account। 20% of basic salary लिया, जबकि अलाउ कितना है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 14% अलाउड है। इसने 20% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट मार रखा है। आइए देखते हैं। एम्प्लॉय एग्रीगेट 10 लाख, बेसिक सैलरी 10 लाख है, डियरनेस अलाउंस 40% है ऑफ बेसिक सैलरी और पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहला इसने डिडक्ट कितना किया प्रॉफिट लॉस में, बेसिक सैलरी का 20% यानी 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए इसने प्रॉफिट लॉस से माइनस कर दिया। रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए था, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट का 14%। तो बेसिक 10 लाख का 40% डीए है, ये देखो 10 लाख का 40% यानी 4 लाख, टोटल आ गया 14 लाख। 14 लाख का 14% अगर आप निकालोगे तो आएगा 1,96,000। इतना लॉ के हिसाब से अलाउड होना चाहिए। अब इसने तो 2 लाख माइनस किया पर अलाउ हुआ 196, तो डिसअलाउ कितना हो गया, 4,000 रुपीज डिसअलाउ हो गया, जिसको मैं वापिस पीएनएल में ऐड करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 4,000 को ऐड बैक कर दिया। बहुत ही इजी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, डेप्रीशिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस 27,50,000। डेप्रीशिएशन मैं खुद कैलकुलेट करूंगा, इसीलिए इस 27,50,000 को मैं वापस से ऐड बैक कर देता हूँ। ही रिसीव्ड 13,850 as income tax refund, out of which 3,850 is the interest on refund. The entire amount is credited to the profit and loss account. क्या इंटरेस्ट इनकम पीजीबीपी में आता है? नहीं आता। तो ये जितना 13,850 का इनकम इसने पीजीबीपी में क्रेडिट करके रखा है उसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में खाली 3,850 टैक्सेबल होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। ये देख लो, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3,850 टैक्सेबल करेंगे, हम आएंगे बाद में उसमें, पहले हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक का मेरा प्लस माइनस करके आ गया 93,06,817। क्या प्लस माइनस किया मैंने, ये देखो, ये जो भी आपको साइड में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये सब मैंने प्लस माइनस किया हुआ है और मेरा 93,06,817 आ गया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिस्टर सुमित परचेस ए न्यू कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात है। 31 अगस्त को कंप्यूटर खरीदा और पुट टू यूज कर दिया सेम डे में। 31 अगस्त को किया, 180 डेज से ज़्यादा है, हमको भाई फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, बहुत खुश हो गए हम। द पेमेंट वॉज मेड एज अंडर 28,000 पेड इन कैश, पर इनकम टैक्स के हिसाब से कैश की लिमिट 10,000 थी, इसने 28,000 पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, वो भी कैश से। तो भाई साहब ये पूरा का पूरा जो है इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसने कैश में परचेस किया है। कैश की लिमिट खाली 10,000 रुपये तक की है। ठीक है, 25,000 जो है अकाउंट पे चेक से किया, बहुत अच्छा किया, 25,000 में मिलेगा। कंप्यूटर में 40% लगता है, 25,000 का 40% 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन मिलने वाला है कंप्यूटर का। तो मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का माइनस कर दिया, बहुत ईजी। 28,000 पे नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो कैश में पे हुआ था। फिर WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ डिफरेंट एसेट एज ऑन 1/4/24, अभी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। प्लांट एंड मशीन 8 लाख, उसमें 15% लगता है प्लांट एंड मशीन में, तो 15% आ गया 1,20,000। फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% लगता है, 6,45,000 का 10% 64,500। तो जो पुराना प्लांट एंड मशीन है, पुराना फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो दोनों का मिला के 1,84,500 मैंने माइनस कर दिया ओल्ड मशीन का। अब न्यू मशीन का मैं कैलकुलेट करके रखा था, यहाँ पर ये देखिए
19,95,583, उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन न्यू मशीन। ठीक है, तो मेरा पीजीबीपी का इनकम यहाँ तक आ जाएगा 71,16,734 रुपीज। ठीक है, अब आगे He paid 50,000 as life insurance premium taken on the life of his father who is dependent on him। 80C में जो पर्सन का डेफिनेशन है उसमें फादर को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी फादर का LIC प्रीमियम आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉट इन डेफिनेशन ऑफ पर्सन है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। सम एश्योर्ड 8 लाख हो 10 लाख हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, ये डिसअलाउ हो गया, फादर का किया था इसीलिए। He also paid 45,000 life insurance premium taken on the life of his married daughter। ठीक है, 45,000 ले सकते हैं पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Who is not dependent on him, the sum assured is 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 और ये 45,000 है, यानी लिमिट के नीचे है, यानी कि ये अलाउ किया जाएगा। 80C में 45,000 अलाउ किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ई में आते हैं। 1/10/24 को उसने विड्रॉ किया कैश 1.50 करोड़। आपको पता है TDS का सेक्शन 194N बोलता है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ किया तो जितना भी ज्यादा कैश विड्रॉ किया उस पे 2% का TDS आपको कटेगा। ठीक है, 2 करंट अकाउंट थे PNB बैंक के साथ, कोई दूसरा विड्रॉवल नहीं था, तो 194N 2% ऑन 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख था, पर 1 करोड़ तक तो कोई TDS नहीं कटता है, तो बाकी का जो 50 लाख है उस पे 2% TDS जो है वो लगा यहाँ पर। ठीक है, वो आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों हम पॉइंट नंबर F में। पॉइंट नंबर F क्या बोलता है? मिस्टर शोभित हैज सोल्ड अ हाउस ऑन 30 मार्च 2022, यानी 30 मार्च 2022, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक घर बेचा एंड डिपॉजिटेड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। और उस समय 25 लाख का कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखा बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। ऑन 1 जुलाई 2024 ही सोल्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी, यानी पहले एक हाउस प्रॉपर्टी बेचा था, उसका 25 लाख ऑलरेडी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखा हुआ है। उसके बाद फिर 1 जुलाई 2024 को एक और घर बेचा और उसमें वो रहता था, उसको 1 करोड़ में बेच दिया। ही अर्न्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ 50 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन जो है वो 50 लाख कमा रहा है। ऑन सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन 5 जनवरी 2025 he withdraw the whole money out of his capital gain account and invested 60 lakh on construction of a house in Mumbai। अब आप बोलोगे सर उसने तो कैपिटल गेन वाले स्कीम में 25 लाख रुपए जमा किए थे, तो अब ये 60 लाख कैसे विड्रॉ कर पा रहा है? दोस्तों इसने 25 लाख पुराने किए होंगे और बचे जो 35 लाख है वो इस वाले सेल से जो आए थे पैसे उसको जमा किए होंगे, इसलिए उसका 60 लाख हो गया। देखो 25 लाख ओल्ड का था और 35 लाख नया जो ट्रांजैक्शन हुआ सेल का उसका इसने जमा कर दिया। ठीक है, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, और उससे कंस्ट्रक्शन कर दिया मुंबई में घर का। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कंप्लीट ऑन 23 मार्च 2025। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 60 लाख रुपए की है। अब हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों इसने बेची कब थी? 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को हमको एक डेट याद रखनी है, 23 जुलाई 2024, क्योंकि उसके पहले का है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और बाद का है तो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तो पहले का है बिफोर 23 जुलाई 2024। अब इसका मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करने वाला हूं। आइए, सबसे पहले सेल्स कंसीडरेशन 1 करोड़ रुपए का है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख आ गया। इंडेक्स कॉस्ट इसीलिए लिया है क्योंकि बिफोर 23/7/24 सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब इस 40 लाख में मैं कितना माइनस करूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 54? क्या मैं 60 लाख माइनस करूंगा? नहीं, 60 लाख तो माइनस नहीं कर सकता क्योंकि 60 लाख का कंस्ट्रक्शन कराया जिसमें 25 लाख तो पुराना था, तो पुराने वाले का तो डिडक्शन मैंने पहले ही क्लेम कर लिया होगा। तो बचा कितना? बचा खाली
5 लाख जो कि इस ट्रांजैक्शन का था। तो डिडक्शन जो है मैंने 54 में 35 लाख लिया और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 5 लाख रुपए आ गया। जो 25 लाख मैंने यूज किया वो विद इन टाइम यूज कर लिया है, तो उसमें मेरे को कोई भी टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा। और 35 लाख और यूज किए, उसका डिडक्शन लिया, 5 लाख रुपए का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। ठीक है, अब 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3850 जो कि आपका इनकम टैक्स का इंटरेस्ट था, रिफंड का इंटरेस्ट, और मेरा पीजीबीपी का इनकम 7116734, ये तीनों का मैं टोटल लिया तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 76,20,584 रुपीज। ठीक है, इसके बाद एटीसी में 45,000 का डिडक्शन लिया मैंने। एटीसी में 45,000 कौन सा लिया आपको याद है? 45,000 कौन सा लिया था आपको याद है क्या? ये देखो, लाइफ इंश्योरेंस मैरिड डॉटर, पॉइंट नंबर डी, उसका 45,000 मैंने लिया है, पॉइंट नंबर सी का नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल आफ्टर टीडीएस क्रेडिट इफ एनी, ही इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम तो टोटल इनकम तक पहुंच चुके हैं। 80C का डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारा टोटल इनकम आया 75,75,584, जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो आ जाएगा 75,580। लास्ट में 75,75,580 आएगा टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पे मैं पुराने स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही बढ़िया से मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं टैक्स किसके 75,75,580 पे टैक्स कैलकुलेट करना है। अप टू 2,50,000 तक तो नील है, सबको पता है। तो भाई साहब 2,50,000 मैंने माइनस कर दिए। ठीक है, और जो 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का था वो स्पेशल रेट है, तो वहां पे 20% लगेगा। तो मैंने 5 लाख को भी माइनस कर दिया और अलग से उस पर 20% 1 लाख रुपए टैक्स निकाल दिया। ठीक है, अब मेरा बचा कितना? 68,25,580 रुपीज बचा। मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख वाली माइनस की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट का था इसलिए उसको माइनस कर दिया, तो बचा 68,25,580। अब सेकेंड स्लैब आता है 2,50,000 टू 5 लाख। यहाँ पर 2,50,000 से 5 लाख तक का जो इनकम है उस पर आपको 5% टैक्स लगता है। तो 2,50,000 हुआ, 5 लाख माइनस 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 का 5% आ गया 12,500। ठीक है, कितना निकाला है मैंने? 5% निकाला है, 5%। ठीक है, फिर अब कितना बचा इसको माइनस करने के बाद? 65,75,580। फिर अगर मैं स्लैब देखूं तो स्लैब में 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगता है। तो 5 लाख से 10 लाख, मेरा 5 लाख की इनकम हुई, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख की इनकम का 20% मेरा 1 लाख हो गया। ठीक है, ये भी मेरा टैक्स आ गया। फिर मेरा इनकम कितना बचा? 60,75,580। अब जो बाकी का बचा उस पर 30%, तो उसका 30% निकाला 18,22,674 रुपीज। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरा टैक्स टोटल कितना आ रहा है? एक तो 1 लाख ये वाला 12,500, ये वाला 1 लाख, और ये वाला 18,22,674। ये मेरा टोटल टैक्स आ गया, जिसको मैंने टोटल किया तो मेरा आ गया 20,35,174 रुपीज। ठीक है, अब मैंने सरचार्ज ऐड कर लिया इस पे। सरचार्ज आ गया 2,03,517। अब सरचार्ज क्यों लिया? क्योंकि मेरी इनकम कितनी है? 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की है। तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम रहती है तो 10% सरचार्ज लगता है। तो 10% सरचार्ज ले लिया, तो 20,35,174 का 10% 2,03,517 रुपए। ठीक है, दोनों को प्लस कर लिया तो मेरा आ गया 22,38,691 रुपीज। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% प्लस करना पड़ेगा, तो 89,548 प्लस कर दिया तो मेरा टैक्स आ गया 223,28,239। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मत भूलिएगा, टीडीएस
जो 194N में कटा था उसका माइनस होगा ना, यहाँ पे उसका क्लेम मिलेगा। तो TDS 1 लाख रुपए कटा था, उसको माइनस करके हमारा टैक्स आ गया 22,28,239, जिसको राउंड ऑफ करूंगा तो 22,28,240 रुपीज आएगा। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो बिल्कुल। यहां पर देखिए, ये सब आप देख लीजिएगा कैसे क्या लिखा हुआ है, आपको सब समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 22,38,691 होना चाहिए यहाँ पे, तो वो मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा। और आंसर जो है हमारा मैच हो गया 22,28,240 रुपीज। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आरटीपी के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।